हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हमारा जो चल रहा था भारतीय कला एवं संस्कृत का, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कितना डिस्कस कर लिया है। तो हम लोगों ने जो हमारा जो ये स्थापत्य कला का जो थर्ड पार्ट है ये चल रहा है, ये आज लास्ट है हमारा ये लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का। हमारा जो 15 लेक्चर है इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ये स्थापत्य कला थी, जो मध्यकालीन स्थापत्य कला, तो इसमें तुर्कों की और ये मतलब जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा हम लोगों ने देख लिया है। और दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय थे और जो और क्षेत्रीय थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ये जौनपुरी गुजरातपुरी शैली, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मालवापुरी शैली और ये सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मुग़ल स्थापत्य कला है, ठीक है। मध्यकाल में जो मुग़ल स्थापत्य कला है, मुग़ल काल में जितनी इमारतों का, मस्जिदों का, जो ताजमहल हो गया या मकबरों का निर्माण हुआ है और जामा मस्जिदें हैं, इनके बारे में देखेंगे कि इनकी कैसी कैसी टेक्निक थी, किस हिसाब से इनको निर्माण कराया गया और किस किस शासनकाल में किसके द्वारा कितना मतलब इसका जो निर्माण कराया गया उसके बारे में देखेंगे। तो मुग़ल स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ये जो इनका मुग़ल स्थापत्य कला देखने को मिलेगी 1526 से 1707 तक, ठीक है। तो ये हम 1526 से पूरा जो 1707 तक इसकी स्थापना हुई है उसके बारे में देखेंगे पहले। उसके बाद में औपनिवेशिक काल में क्या क्या हुए हैं उसको भी हम ख़त्म करेंगे। आज स्थापत्य कला को हम लोग एंड करेंगे ये लेक्चर नंबर 15 में, ठीक है। तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं इसमें देखेंगे और मुग़ल शासन और स्थापत्य कला का सर्वेक्षण करेंगे कि किस प्रकार से इसका सर्वेक्षण किया गया है, किस प्रकार से क्या मतलब उसके बारे में इंक्लूड किए गए पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मुग़ल स्थापत्य कला की बात की जाए तो सबसे पहले ये बाबर ने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। उसके बाद हुमायूं ने थोड़ा सा मतलब इंक्रीज लाया उसमें, जो क्योंकि बाबर को ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया था, ये 1526 से 1530 तक ही रहा था, तो 4-5 साल में ये निपट गया था, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब इमारतों का निर्माण नहीं करवा पाया, लेकिन हुमायूं ने भी बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी बेचारा उसका बीच में राज्य छिन गया था, उसके बाद दोबारा आक्रमण किया तब हुआ, तो उसने भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अकबर ने इसका स्थापत्य कला पर बहुत मतलब काम किया था, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने भी किया काम और शाहजहाँ ने तो मतलब पीक जो शाहजहाँ को तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसने बहुत ही मतलब ज़्यादा स्थापत्य कला, जैसे ताजमहल हो गया और ये दिल्ली का किला हो गया, ठीक है, और आगरा की जो जामा मस्जिद है, तो इसका निर्माण इसने ही करवाया है, ठीक है। तो उसमें जो मतलब जो एक स्थापत्य कला में एक बहुत ही बारीकी से जो ये नक्काशी की गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मतलब इसका ये मतलब बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के समय से ये डिक्लाइन होने लगा था स्थापत्य कला को। ये पीक पर शाहजहाँ के समय पहुंचा था, फिर डिक्लाइन होना शुरू किया गया। और जो औरंगजेब के बाद जो उत्तर मुग़ल काल में जो शासक आए वो तो मतलब फारूक सियर हो गया या जहांदार शाह हो गया, ये मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, अकबर मतलब अकबर सेकेंड हो गए, बहादुर शाह जफ़र हो गए। तो ये लोगों ने मतलब इनमें ज़्यादा कर वो मतलब रुक ही नहीं पाते थे, 2-3 साल के लिए आते थे और फिर गद्दी चेंज हो जाती थी, क्योंकि पपेट के जैसे वो काम करते थे उस समय, क्योंकि कोई भी उनको हटा देता था गद्दी पर, किसी की मृत्यु करवा दी जाती थी षड्यंत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से तो उसमें कुछ स्थापत्य कला हो ही नहीं पाया। लेकिन इधर जो जहाँ जो शाहजहाँ के समय तक बहुत ही मतलब अच्छी ये आपको देख सकते हैं इसमें स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुग़ल शासकों ने अनेक विशाल एवं भव्य तथा खूबसूरत स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण कराया है, जो आज भी आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली आदि स्थानों पर जीवंत बने हुए हैं। तो अब भी आप अगर वहाँ जाएंगे, जैसे फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, आगरा तो देखो हेरिटेज साइट में भी है, जो जिसको मतलब विश्व में 7वां अजूबा भी माना जाता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में भी बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, जैसे गुजरी महल हो गया। तो ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और दिल्ली का किला तो सभी जानते हैं, दिल्ली की चार मीनार मतलब दिल्ली की जो मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार है और हैदराबाद की चार मीनार है। तो ये मतलब बहुत जगह पे इनका निर्माण करवाया गया है। तो ये मतलब बहुत ही अपने आप में अतुलनीय है, ठीक है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या रही थी, कि मतलब किस प्रकार ये लोग स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया, इन लोगों ने क्या क्या मतलब इनके उस टेक्निक थी, क्या क्या मतलब इन लोगों ने इसमें डाला था। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो इसमें मुग़ल इमारतों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। कौन सी इमारत कहाँ होनी चाहिए निर्मित तथा कौन सी इमारत कहाँ निर्मित होनी चाहिए, ठीक है, तथा खाली स्थानों के बीच किस प्रकार का संतुलन होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इमारतों का निर्माण किया गया। तो इन्होंने एक मतलब और जो दिल्ली सल्तनत में चल रही थी उससे एक अप लेवल बढ़ के काम किया। वहाँ पे मतलब इन लोगों ने बहुत जगह का सिलेक्शन किया और किस तरह से होनी चाहिए उसकी दिशा दशा और उसकी जो स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में ये लोग मतलब बारीकी से रिसर्च करते थे, उसके बाद इसका निर्माण करते थे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो मुगल भवनों का निर्माण चूना, सुर्खी, गाद, ईंट, पत्थर तथा कंकरीट आदि सामग्रियों से बनाया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि चूना का इस्तेमाल करते थे, सुर्खी, गाद और ईंट, पत्थर तथा कंकरीट, इन सब चीज़ों का निर्माण मतलब निर्माण करने में इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, छत ढालने की मुस्लिम परंपरा यानी त्रिज्याकार छत प्रणाली, मेहराब या गुम्मद एवं हिंदू परंपरा सपाट छत प्रणाली थी। तो यह जो सहतीर और बीम का अद्भुत संगम मुगलिया भवनों में दिखाई देता था। तो सहतीर और बीम ये जो प्रणाली थी ये हिंदू परंपरा की थी, सपाट छत प्रणाली और सहतीर और बीम वाली, और मेहराब, गुम्मद और ये त्रिज्याकार छत वाली जो प्रणाली थी तो ये मुस्लिम परंपरा थी। तो इन दोनों को आप लोग मुगल सल्तनत में देख सकते हैं। ठीक है, इनका निर्माण करवाया जाता था इनके द्वारा दोनों को मिला के। और नेक्स्ट बात करें तो मुगल इमारतों में मेहराबों, गुम्बदों एवं मीनारों के निर्माण में शिल्पियों ने उच्च स्तरीय तकनीकी एवं कला कौशल का प्रदर्शन किया था। मुगल गुम्बद काफ़ी भव्य एवं खूबसूरत थे जो कच्छाकार आकृति में विशेष उभार लिए होते थे। इसी प्रकार मुगल मेहराब कोणधार तथा घुमावदार आकृति में रंगीन टाइलों का प्रयोग करते हुए अत्यंत खूबसूरत ढंग से बने होते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि इनमें जो मतलब जो मेहराब या गुम्बद होते थे और मीनारों के निर्माण के लिए ये लोग मतलब उच्च स्तरीय टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, कला कौशल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि गुम्बद जो काफ़ी भव्य यानी बड़े और खूबसूरत, उसमें बहुत सी सजावट और उसकी जो आकृति होती थी बिल्कुल गोल हुआ करती थी। तो उस प्रकार से उसको कच्छाकार आकृति में जो विशेष उभार लिए होते थे ये, और ठीक है, और जो मेहराब होते थे ये कोणधार और घुमावदार आकृति में रंगीन टाइलों का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार ये मतलब मीनारों और गुम्बदों का निर्माण करते थे। साथ ही अगर बात करें तो मुगल भवनों में विशालता और भव्यता के साथ साथ अलंकरण एवं सौंदर्य पर भी विशेष बल दिया गया था। अलंकरण एवं जो सजावट के लिए रंगीन टाइलों के साथ साथ पित्रा द्यूरा भवनों की काली जो भवनों की कीमती पत्थरों और रत्नों आदि से सजावट की जाती थी, उसे पेत्रा द्यूरा नाम दिया गया था। जिसे मतलब भवनों पे मोती, हीरे मोती जड़ दिए जाते थे, रत्न जड़ दिए जाते थे, तो उसको पेत्रा द्यूरा टेक्निक बोलते थे। ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता था। और भवनों के साथ साथ जाली स्थानों को चार बाग शैली, जो मतलब वहाँ का खाली स्थान होता था, जैसे भवन बना दिया, ये मतलब एक भवन बना दिया, ये भवन बना दिया, लेकिन ये बीच का जो स्पेस बचा तो यहाँ पे क्या करते थे, चार बाग शैली का ये लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वहाँ पे बाग बनवा देते थे, खूबसूरत गार्डन मतलब एक खूबसूरत गार्डन का निर्माण करवाते थे वहाँ पे, ताकि जो आप ताजमहल देखने जाएंगे तो देखो एक इमारत बनी हुई है लेकिन उसके आसपास जो खाली स्थान बना हुआ है तो वहाँ पे मतलब सब आपको देखने को मिलेगी कि झाड़ियाँ और मतलब इस तरह से बगीचे का आकार दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। लखनऊ में भी जो चार बाग है, ठीक है, वहाँ पे ये जो चार बाग स्टेशन है वहाँ पे भी ये टेक्निक वाली जो गार्डन वाली टेक्निक है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार चार बाग शैली से सजाया जाता था। इसके तहत खूबसूरत फूल, पत्तियों, फुहारों, उद्यानों का निर्माण किया गया था। इसमें हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला आदि प्रचलित है। तो यहाँ पे मतलब इन चीज़ों का बहुत जो बारीकी से और बहुत सुंदरता से इसका इस्तेमाल किया गया है। जो हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल है और लाल किला है, ठीक है, जो हमने अभी बताया आप लोगों को।
तो वहाँ आप घूमने जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने इसको सजाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तो हमारा होगा मुग़ल स्थापत्य कला की जो विशेषता थी। अब मुग़ल इमारतों या वास्तुकला का जो सर्वेक्षण है उसके बारे में देखते हैं। तो बाबर के अगर जो वास्तुकला के सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो बाबर ने काफ़ी कम समय में भारत में शासन किया, फिर भी उसके द्वारा कई इमारतों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि पानीपत का काबुली बाग मस्जिद और आगरा एवं संभल की मस्जिद और भवनों को सजाने के लिए चार बाग शैली को सर्वप्रथम बाबर ही भारत में लाया था। तो देखो बाबर के द्वारा इस चार बाग शैली को लाया गया, इसने बहुत ही जो है अच्छा काम किया था। इनकी ये जो मुग़ल शैली है, जो चार बाग शैली है, बहुत ही मतलब देखने में अच्छी लगती है, एक अट्रैक्टिव फेज उसको प्रदान करती है। जो कोई इमारत होती है वहाँ पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये मतलब और भी सुंदर वो इमारतें लगने लगती हैं। ठीक है, वहाँ का माहौल अच्छा हो जाता है। तो चार बाग शैली, ये पूछ सकते हैं कि चार बाग शैली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। ठीक है, तो ये तो हो गया बाबर के बारे में। अगर सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो ये हुमायूं के बारे में, तो इसने फतेहाबाद की मस्जिद जो हरियाणा में है और दीप पनाह पुस्तकालय जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, इसको हुमायूं ने बनवाया था। तो हुमायूं ने बहुत ज़्यादा मतलब इसने भी काम नहीं करवा पाया, क्योंकि ये भागता दौड़ता रहा बेचारा, कभी टिक ही नहीं पाया अपने शासन पे, क्योंकि इसको हरा मतलब इसका शासन छिन गया था इससे। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने बहुत सारे काम किए थे। तो अकबर का काल स्थायित्व एवं विकास का काल है। उसने काफ़ी बड़े क्षेत्र तक मुग़ल सत्ता का विस्तार किया था। राज्य की आय बढ़ाने के लिए अनेक राजस्व सुधार किए थे। कला स्थापत्य में कई विशेष ऊंच जो कला और स्थापत्य थी उसमें ये मतलब जो अकबर था बहुत रुचि रखता था। उसने सुलह ए कुल नीति के तहत सभी परंपराओं एवं संस्कृतियों को आगे बढ़ाया। अतः जो उसके काल में भारी संख्या में इमारतों का निर्माण हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर किसी इमारत का निर्माण कराना है तो उसके लिए चाहिए क्या, पैसा चाहिए प्लस मजदूर चाहिए। अगर दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप खुद ब खुद जो है इमारत का जो है निर्माण करवा सकते हैं। अगर पैसा होगा तो अच्छे अच्छे कारीगर आप ला सकते हैं और वो निर्माण करते हैं। जो कारीगर अच्छे होते हैं वो मतलब बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से उसका नक्शा तैयार किया जाता है, एक मैप बनाया जाता है, उसके आधार पे उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर ने जो राजस्व रिफॉर्म किया, इसीलिए जो मतलब टैक्स रिफॉर्म से पैसा आया, और पैसे जब होने मतलब जब पैसे होंगे तो इमारतों का निर्माण ऑब्वियसली होगा। ठीक है, जैसे आपके पास खाने के लिए मतलब पैसे, एक तो इंसान है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और एक के पास बहुत भर भर के पड़े हैं। तो ये भर भर के जो पैसे पड़े हैं वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, या तो कहीं पॉलिसी ले लेगा, या कोई घर ले लेगा नया, कोई गाड़ी खरीदेगा। ठीक है, जो भी उसकी शौक, कोई अच्छा मोबाइल आईफोन लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो करेगा। लेकिन जब इसके पास खाने के ही पैसे नहीं है तो कैसे वो मोबाइल लेगा, कैसे गाड़ी लेगा, कैसे घर बनवाएगा। तो उसके पास जब खाने के ही पैसे नहीं है तो कैसे करेगा। तो इसी प्रकार वहाँ उस समय भी होता था। ठीक है, तो अकबर कालीन इमारतों में अगर मुख्य रूप से देखें तो चार केंद्र थे जहाँ पे इसने मतलब अकबर ने इमारतों का निर्माण किया। तो उसमें आगरा था, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और इलाहाबाद में। तो इन्होंने मतलब चार जगहों पर इमारतों का निर्माण करवाया, और इसमें दो स्थानों की इमारतें नष्ट प्राय हो गई हैं। मतलब दो स्थानों पे अब इस समय जो है वो नष्ट हो चुकी हैं, उन इमारतों का अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाकी इमारतें अभी भी जीवित हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कहाँ आगरा में कौन कौन सी बनी है। तो आगरा में इमारतों की अगर बात करें अकबर की शासनकाल की, तो आगरा का किला, इसमें दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। ठीक है, और इसमें जयमाल और पट्टा दो प्रकार के ये मतलब उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब दो दरवाजे हैं आगरा के किले में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो जतागिरी महल। तो जतागिरी महल एवं अकबरी महल ये देखने को मिले था। दोनों ये किले के भीतर ही देखने को मिलेंगे। जो आगरा का किला है उसी के भीतर जतागिरी महल और ये अकबरी महल दोनों देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब दो इम्पोर्टेंट इमारतें तीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आगरा में। और फतेहपुर सीकरी की इमारतों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो
इसमें धार्मिक इमारतें या भवन थे कुछ, और कुछ थे गैर धार्मिक इमारतें या भवन। ठीक है, तो इसमें देखो धार्मिक में बात करें तो जामा मस्जिद थी यहाँ पर बनवाई गई, और जो शेख सलीम सलीम चिश्ती का मकबरा था, या एकमात्र इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिन चीज़ों में देखो कुछ अगर विशेषता है अलग से तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती, वो पूछी जा सकती है। और ये जो अकबर थे, ये मतलब इनके बहुत बड़े मतलब अनुयायी थे शेख सलीम चिश्ती के, इसीलिए अपने पुत्र जो जहांगीर का नाम सलीम के नाम पे रखा था। ठीक है, पहले उसका नाम जो जहांगीर था उसका सलीम था, तो इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। गैर धार्मिक इमारतों में अगर बात करें तो दीवान ए आम था, दीवान ए खास था, और पंचमहल जो हिंदू बौद्ध के बारे में बात करता था, जोधा भाई का महल था, बुलंद दरवाज़ा था, चौगान खेल का मैदान था, और अनूप तालाब था। तो देखो ये अनूप तालाब पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये अनूप तालाब और जोधा भाई महल और पंचमहल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, और बुलंद दरवाज़ा। तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं फैक्ट के तौर पे कि कहाँ पे है। ठीक है, दीवान आम और दीवान खास ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कई 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 क्वेश्चन में पूछे गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये मतलब इनका वो एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जामा मस्जिद याद रखना है, सलीम चिश्ती का मकबरा याद रखना है, बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अकबरी महल पूछा जाता है, वो आगरा में है। तो ये थे अकबर के कालीन। और अकबर कालीन वास्तुकला की अगर विशेषताएं देखें तो इसमें अगर बात करें तो अकबर कालीन इमारतें निश्चित योजना के साथ बनाई गई थी। साहित्य में चर्चा मिलती है कि वह वास्तुकार के साथ भवन निर्माण के पहले घंटों राय मशवरा करता था एवं योजना बनाता था। जो मैंने आप लोगों से बोला कि ये लोग मतलब बिना योजना बनाए कोई काम नहीं करते थे, एक मतलब प्रॉपर इनका जो प्रोजेक्ट पर काम करते थे, उसके बाद ही इमारत का निर्माण करते थे। और अकबरकालीन इमारतों का रूप काफ़ी भव्य एवं मर्दाना प्रकार का था। उसके समय काफ़ी विशाल संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसे आगरा एवं फतेहपुर सीकरी में देखा जा सकता है। ठीक है, और अकबरकालीन भवनों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग बहुतायत में किया गया, मतलब बहुत मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। संगमरमर का प्रयोग किया गया लेकिन काफ़ी कम किया। अकबर ने संगमरमर का प्रयोग नहीं, और यही संगमरमर का प्रयोग आपको शाहजहाँ के काल में देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट अगर बात करें इनकी मुख्य विशेषता, तो इसमें जो इमारतें थी यहाँ पे खाली स्थानों के बीच समन्वय किया गया था। खाली स्थानों में सौंदर्यीकरण पर बल दिया गया था। इसके तहत चार बाग शैली में फूल, पत्ती, फव्वारे, तालाब आदि का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो वही जो हमने कहा फूल पत्ती जो ये सब मतलब एक गार्डन बना दिया जाता था, बगीचा बना दिया जाता था। ठीक है, और भवनों में दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया था, जो कंदाकार आकृति में काफ़ी भव्य, सुडौल और सुंदर थे। हुमायूं का मकबरा में ये देखा जा सकता है, और ये मेहराब भी काफ़ी अलंकृत बने थे। और इमारतों में अनेक जो इमारतें थी, इमारतों में अनेक परंपराओं यानी हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम आदि का प्रभाव था। गुम्बद, मेहराब, सहतीर, बीम का सुंदर समन्वय देखा जाता था। पंचमहल पर बौद्ध एवं जोधाबाई महल पर हिंदू प्रभाव आसानी से देखा जाता था, क्योंकि जोधाबाई थी ये जो एक हिंदू थी, जो अकबर से जिसने शादी की थी। ठीक है, तो ये इसीलिए इनके जो जोधाबाई महल था इसमें हिंदू प्रभाव था, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू मतलब उनको जो जोधाबाई थी उनको उनकी पूजा करने के लिए, मतलब वो अपने भगवान की पूजा करती थी, ना कि अल्लाह या गॉड की, क्योंकि अकबर ने उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मना नहीं किया था। और इस पर जोधा अकबर मूवी भी बनी है, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की है, उसको देखोगे तो मतलब और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो उस मूवी को ज़रूर देखो, जोधाबाई। ठीक है, जोधा अकबर। ठीक है, तो उस मूवी में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको इसमें कौन कौन सी थे, तो गुम्बद, मेहराब, सहतीर, बीम का सुंदर समन्वय। ठीक है, और पंचमहल में बौद्ध का प्रभाव दिखता है, जोधाबाई महल में हिंदू का। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें तो जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर काल मुख्यतः चित्रकला के विकास से जुड़ा हुआ है, फिर भी इस काल में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं बनी थी। तो इन्होंने चित्रकला पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था ये, क्योंकि जहांगीर जो था चित्रकला प्रेमी था। ठीक है, तो जो जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब इमारतों का निर्माण हुआ, लेकिन इतनी लार्ज स्केल पर और इतनी सुंदरता के साथ और सफाई के साथ नहीं हो पाया। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें अकबर का महल जो सिकंदरा आगरा में स्थित है। ठीक है, और एतमादुद्दौला का मकबरा जो जिसका निर्माण नूरजहां के द्वारा किया गया था, आगरा में स्थित है। इसमें पित्रा द्योरा का निर्माण मतलब प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पित्रा द्योरा मतलब जो मतलब वो आभूषण और वो मतलब सब लगाए जाते थे, जवाहरात वगैरह उसमें जड़े जाते थे। ठीक है, तो उसी को पेत्रा द्योरा बोलते हैं। और एतमादुद्दौला का मकबरा था जो नूरजहां ने बनवाया था, और इसमें पहली बार पेत्रा द्योरा का प्रयोग किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि पेत्रा द्योरा का सबसे पहले किस में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा इसी जो जहांगीर के समय बना था, और जहांगीर के समय अनेक बाग बगीचों का निर्माण किया गया था, जिसमें आप बात करें तो शालीमार का बाग जो जम्मू कश्मीर में है, निषाद बाग जो जम्मू कश्मीर में है, दिलकसा बाग ये लाहौर में स्थित है। ठीक है, तो बागों का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ, और जो ये कुछ इमारतें भी बनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो शाहजहाँ के बारे में, तो शाहजहाँ के काल में सभी मुगलों से अधिक संख्या में अत्यंत भव्य एवं खूबसूरत इमारतों का निर्माण किया गया है। उनके पहले एवं उनके बाद कभी भी ऐसा भव्य इमारतें नहीं बनाई गईं। ठीक है, इसलिए शाहजहाँ के काल में मुगल काल का स्वर्णकाल जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहाँ कालीन इमारतें मुख्यतः आगरा एवं दिल्ली में केंद्रित हैं। तो दो जगह जो शाहजहाँ के केंद्र देखने को मिलेंगे। अकबर ने 3 जगह बनवाई हैं, लेकिन इन्होंने जो शाहजहाँ हैं इन्होंने 2 जगह बनवाई हैं। तो इसमें देखो आगरा में और दिल्ली में अगर बात करें तो देखो आगरा में बात करें तो दीवाने ए आम इन्होंने बनवाया है। ठीक है, दीवाने खास का निर्माण किया है, मोती मस्जिद का निर्माण किया है, नगीना मस्जिद का और मुसम्मन कुर्ज मस्जिद का निर्माण किया है, और साथ ही ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल के सामने जो आगरा का किला है उसी के सामने है ये ताजमहल आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इन इमारतों का निर्माण किया गया है, और ये सभी आगरा के किले के भीतर हैं। लेकिन जो ताजमहल है ये आगरा के मतलब आगरा के किले के सामने है। ठीक है, तो ये मतलब इतनी इमारतें आगरा की थी। अब दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ लाल किला का निर्माण करवाया गया, दीवाने ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया गया, रंग महल का निर्माण करवाया गया, यहीं पे शीश महल का निर्माण करवाया गया, और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। जामा मस्जिद ये लाल किला के सामने देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी ये जो लाल किला के अंदर आपको देखने को मिलेंगी दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और शीश महल, ये आपको जो लाल किला है उसके भीतर देखने को मिलेंगी। तो इतनी इमारतों का इसके द्वारा मुख्य मुख्य जो हैं उनका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, शाहजहाँ कालीन अगर स्थापत्य कला की विशेषताओं की बात करें तो इसमें इमारतों का निर्माण निश्चित योजना के साथ किया जाता था। खाली एवं निर्मित स्थानों के मध्य संतुलन किया गया था। खाली स्थानों को फूल, पत्ती, फुहारों यानी कि 4 बाग शैली से सजाया गया था। चर्चा मिलती है कि शाहजहाँ भवन बनाने से पूर्व अपने वास्तुकारों के साथ घंटों चर्चा करता था तथा ताजमहल की मूल निर्माण के पूर्व लकड़ी का ताज बनाकर उस पर चर्चा की गई थी। तो देखो यही अकबर भी करता था और ये भी करता था, लेकिन शाहजहाँ के काल में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतना रुचि नहीं लेता था इन चीज़ों में। ठीक है, तो मतलब ताजमहल बनवाने के लिए पहले लकड़ी का ताजमहल बनवाया गया, उसके बाद चर्चा की गई और फिर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो पूछा गया है कि किस इमारत को बनाने के लिए पहले उसका लकड़ी का प्रोफार्मा तैयार किया गया था, उसके बाद जो है उस वहाँ पे महल बना था। तो ये ताजमहल है। ठीक है, जो आगरा का ताजमहल है, वहाँ आप लोग जाइए तो आप मतलब अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रोमांटिक प्लेस है, आप लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, मैं कह नहीं रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास
टाइम हो तो जाइएगा, ठीक है। पहले यूपीएससी कर लीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी पीसीएस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसको कर लीजिएगा। फिर तो भारत दर्शन में वो लोग खुद करवाएंगे, ठीक है। तो उससे आप लोगों का खर्चा भी नहीं होगा, वो सब गवर्नमेंट के खर्चे पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप आसपास हैं या मतलब कभी जाने का मूड हो तो जाइएगा, अन्यथा आप पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा शाहजहाँ कालीन इमारतों में जो लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ईंट, चूना, सुर्ख, गारा आदि का प्रयोग किया गया है। पिछले शासकों की अपेक्षा इस काल में संगमरमर का प्रयोग अधिक हुआ है। तो जो ताजमहल देखोगे तो वहाँ पे तो लगभग संगमरमर का ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। तो मैंने पहले ही कहा कि मतलब जो इनके काल में संगमरमर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट विशेषता की अगर बात करें तो इस काल में गुम्बद और मेहराब अत्यंत वैज्ञानिक एवं खूबसूरत ढंग से बने थे। उसके काल में गुम्बद दोहरे गुम्बद कंदाकार आकृति एवं सुडौल रूप से लिए हुए थे। मतलब जो गुम्बद होता था वो एक सुडौल रूप इस तरह से लिया हुआ होता था। मैं तो बना भी नहीं पा रहा हूँ यार, कैसे बनता है गुम्बद। ये ऐसे शायद कुछ करके बनता है। बन गया। इस प्रकार से ये गुम्बद हुआ करता था, ठीक है। जो मतलब कंदाकार, जो कंद नहीं होता है, जो कंद मतलब जो प्याज होता है उसी को कंद बोलते हैं। जो प्याज होता है उसको कंद बोलते हैं, वही उसी के आकार का ये देखने को मिलेगा यहाँ पर गुम्बद, ठीक है। तो दोहरे गुम्बद होते थे, कंदाकार होते थे, सुडौल रूप लिए होते थे और पूर्व काल में बने गुम्बदों में ये अत्यंत खूबसूरत थे। पहले इतने मतलब बनते थे, गुम्बद बनाए जाते थे, परंतु इतने खूबसूरत नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो शाहजहाँ काल के समय में बने मेहराब काफ़ी खूबसूरत कोणदार घुमावदार आकृति में एवं रंगीन टाइल्सों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो टाइल्स थे तो उनका रंगीन टाइलों का प्रयोग किया जाने लगा। और शाहजहाँ के काल में बने मस्जिदों एवं मीनारों का रूप काफ़ी भव्य था। पिछले किसी भी काल में ऐसे मस्जिद एवं मीनार नहीं बने थे। शाहजहाँ काल में अलंकरण पक्षी भी सभी मुगल इमारतों में अत्यंत बेहतर थे। भवनों को अलंकृत करने तथा सजाने के लिए चार बाग शैली, पित्रा दिउरा एवं कीमती रंगीन पत्थर टाइल्सों का प्रयोग किया जाता था। तो पेत्रा दिउरा का ये भी इस्तेमाल करते थे, टाइल्स का प्रयोग करते थे। और यहाँ पे जो अलंकरण पक्ष होता था, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता था, सुंदरता के साथ इसको सजाया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मीनार और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत बनने लगे थे इस समय। और शाहजहाँ कालीन इमारतों की भव्यता एवं खूबसूरती दोनों बिंदुओं पर सभी मुगल भवनों में सर्वोत्कृष्ट थी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी थी। तो इस प्रकार से ये जहांगीर मतलब जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के काल में जो भवन जो इमारतों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो उनको हम लोगों ने एक एक को देख लिया। अब औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब को तो कलाओं के प्रति रुचि बहुत कम ही थी और फिर भी उसके समय कई भवनों का निर्माण किया गया। जैसे कि आप बात करें तो मोती मस्जिद जो लाल किले के भीतर बनवाई गई है दिल्ली में, ठीक है, तो इसका निर्माण इसने करवाया था। और बादशाही मस्जिद थी जो लाहौर में, उसका निर्माण करवाया गया था। और रजिया उद दुर्रानी यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया गया था। यह काले पत्थरों से बना है। ताजमहल की नकल की कोशिश की गई है लेकिन यह सही नहीं बन पाया है। तो ये जो बीबी का मकबरा देखोगे तो बहुत ही मतलब ब्लैक कलर का और मतलब ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत ही भद्दा लगता है। जो ताजमहल है उसकी नकल की गई है बट वैसा बना नहीं पाए हैं। मतलब ये समझ लो कि ताजमहल नहीं स्थित था तब उसको बनाने के लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत की, और जब सामने स्थित मतलब बना हुआ है फिर भी उसकी अच्छे से नकल ये लोग नहीं कर पाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी इनकी रुचि होगी, कैसे इनके कारीगर होंगे, कैसे इनके जो आर्किटेक्ट होंगे जो उनको बनाने और उसको निर्माण करने में सहायता करते होंगे, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ों की नकल भी अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत ही मतलब निरंकुश शासक था और बहुत से प्रतिबंध इसके द्वारा भी लगाए गए थे। तो ये बहुत ही मतलब मुग़ल शासन में सबसे अगर बात करें सबसे निरंकुश शासक औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी इसकी वास्तुकला और मतलब स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं कि सल्तनत कालीन और वास्तुकला और जो मुग़ल वास्तुकला में अंतर क्या है। तो तुलनात्मक रूप से अंतर और समानताएं दोनों देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बने, क्योंकि देखो मेंस में क्वेश्चन बन जाता है कि सल्तनत कालीन और
मुगलकालीन वास्तुकला में क्या अंतर है, क्या समानताएं थी या क्या अंतर थे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन कोई भी छूटने ना पाए यहाँ से, जो भी आर्ट एंड कल्चर से आया। ठीक है, तो इसमें अगर समानता की बात करें स्थापत्य कला में सल्तनत कालीन और मुगल वास्तुकला में, ठीक है, तो देखो दोनों कालों में स्थापत्य के अनेक रूप रंगों यानी कि मस्जिद, मीनार, मकबरा, मेहराब, गुम्बद एवं किलों का निर्माण किया गया था। तो दोनों में इन चीज़ों का निर्माण किया गया, चाहे वो मस्जिद हो, मीनार हो, मकबरा हो, मेहराब हो या फिर गुम्बद या किला हो। ठीक है, तो इन सभी का दिल्ली सल्तनत में भी और मुग़ल सल्तनत में भी। और भवन निर्माण के तहत दोनों कालखंडों में सुर्खी एवं चूना पत्थर ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोनों में इसका इस्तेमाल किया गया है और दोनों इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की दोनों ही इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के उदाहरण है। छत ढालने के लिए दोनों कालों में गुम्बद एवं मेहराब यानी कि मुस्लिम परंपरा की त्रिज्याकार छत प्रणाली तथा सहतीर एवं बिम हिंदू परंपरा की सपाट छत प्रणाली का समन्वय किया गया है। तो दोनों में इसका इस्तेमाल किया गया है। और अलंकरण के लिए ज्यामितीय डिजाइनों और पत्थरों की सुंदर जालियों यानी कि नक्काशी की गई है का प्रयोग किया गया है। तो ये सुंदर जालियों का इस्तेमाल किया गया है इसके द्वारा। तो दोनों में इन चीज़ों को ये चार समानताएं देखने को मिलेंगी, जो छत निर्माण करने की टेक्निक है और जो डिजाइनें थी, जो सुंदर जालियों वाली नक्काशी थी, और ये जो उसमें मटेरियल यूज़ करने की बात करें तो चूना पत्थर और ईंट पत्थरों का और गुम्बद, मेहराब, किला, इन सभी का निर्माण किया गया। तो ये चारों विशेषताएं समान थी। ठीक है, लेकिन अब असमानता की बात करें कि मतलब कौन से इसमें अंतर थे, तो सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन की अगर बात करें तो देखो सल्तनत कालीन में क्या था। सल्तनत कालीन के तहत बने भवनों में अधिकांश लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत ने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, संगमरमर का कम प्रयोग किया है। लेकिन मुग़ल काल में अगर बात करें तो संगमरमर के प्रयोग पर अत्यधिक जोर दिया गया था, साथ ही लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेहराब और गुम्बद की बात करें तो साधारण प्रकार के होते थे जो दिल्ली सल्तनत में, और दोहरे गुम्बद का प्रयोग केवल लोदियों के द्वारा किया गया। तो लोदी वंश में दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर मेहराब और गुम्बद अत्यंत खूबसूरत और भव्य थे। ठीक है, और ये कोणदार घुमावदार ढंग से बने थे। गुम्बद दोहरा एवं जो कंदाकार आकृति में काफ़ी भव्य था। तो यहाँ पे मतलब भव्यता और सुंदरता और उसकी विशालता बढ़ गई। लेकिन ये लोग सामान्य आकृति के होते थे और सिंगल यूज करते थे। केवल इन्होंने लोदियों ने दोहरे गुम्बद का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मुग़ल काल में देखोगे तो यहाँ पे तो ज़्यादातर दोहरे गुम्बदों का ही इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब सजावट के लिए अगर बात करें तो चारबाग शैली एवं पित्रा देवरा शैली का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये चारबाग और पित्रा देवरा शैली जो थी ये थी ही नहीं उस समय। ये चारबाग शैली तो बाबर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, और पित्रा देवरा में तो जो एतमादुद्दौला का मकबरा जो नूरजहाँ ने बनवाया था उसके द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये टेक्निक पहले थी ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो सल्तनत कालीन इमारतें आकृति और अनुपात में जो छोटी होती थी, इनकी सजावट भी उत्कृष्ट नहीं थी। इसके निर्माण के लिए जो आपको राजकत्व दृष्टिकोण नहीं था। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता था। इमारतें अनुपात में छोटी होती थी, बहुत विशाल नहीं होती थी। लेकिन मुग़ल कालीन जो मुग़ल इमारतें काफ़ी भव्य, विशाल, खूबसूरत थी, और अनेक जो इनके निर्माण के पीछे राजत्व के सिद्धांत का प्रभाव था। मुग़ल शासन जो राजत्व को विशेष दर्जा देते थे, शासन एवं वैभव में अत्यंत विश्वास रखते थे, जिसे उन्होंने इमारतों में उतारने की कोशिश की कि अपनी जो प्रसिद्धि थी, अपनी जो कह सकते हैं एक प्रतिष्ठा थी, उसको इस्टेब्लिश करने की, मतलब जो इमारतों के माध्यम से इस्टेब्लिश करने की बात की। और सही भी है, क्योंकि देखो ताजमहल बना हुआ है, आज भी हम लोग उसको देखते हैं, और विश्व के 7वें अजूबे के नाम में आज भी मुग़ल सल्तनत का नाम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो था ही कि मतलब ये तो होता ही है कि कोई चीज़ अगर आप बनवा रहे हैं, वो पहले भी था और अब भी है। अब भी अगर कोई आप बड़ी इमारत बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं या कोई मंदिर बनवा रहे हैं, तो इन पे
आपकी जो प्रतिष्ठा की अब भी बात की जाती है, लोग उसको प्रतिष्ठित समझने लगते हैं कि हाँ इनका कुछ मतलब समाज में अस्तित्व है, ठीक है। तो उसी प्रकार पहले भी हुआ करता था, तो इसको रिलेट कर सकते हैं आप जब क्वेश्चन लिखना, तो इससे भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यूपीएससी इसलिए पूछता है क्योंकि उसका कुछ कोई ना कोई कनेक्टिविटी जो प्रेजेंट से होती ही है, और प्रेजेंट से जब कनेक्टिविटी होगी तभी वो क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें हम उसको रिलेट करके डाल देते हैं ना, तो यूपीएससी के जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन पे अलग से एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है और चीज़ों को वो पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्ट कर पा रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जब डेवलप हो जाएगी तो आपको नंबर अपने आप मिलेंगे, और झोली भर भर के मिलेंगे यार। बस आप लिखो, तो एग्ज़ामिनर को खुश करोगे तो आपको एग्ज़ामिनर खुश करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब कितना यार बचा हुआ है, ऐसा करते थोड़ा ही बचा हुआ है यार, डिस्कस कर लें क्या, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो ये तो आपके चलो कर लेते हैं यार, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको क्या वीडियो में कन्वर्ट करें हम, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषताएं बतानी है इसमें, ठीक है। और तो ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन लिख लेना ताकि क्वेश्चन कोई छूटे ना यहाँ से, ठीक है। और औपनिवेशिक स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो सामान्य परिचय और औपनिवेशिक स्थापत्य कला के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें शैलियों की अगर बात की जाए तो ये मतलब थी। तो देखो इसमें जो ऐसा करते हैं, रहने देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा यार, अभी कई पेज हैं, 2 पेज हैं, क्या करें। चलो ये रहने देते हैं, अगला वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। अगला वीडियो आएगा क्योंकि 36 मिनट का हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी 50 मिनट के ऊपर निकल जाएगा। चलो अगले वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं क्योंकि समझाना बहुत चीज़ें समझानी पड़ेंगी उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करो और लाइक करो। अगर लग रहा है आप लोगों को कि कंटेंट अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अब समझा पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यार फैलाओ के जिसको, यार मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना तब क्या था कि एक्चुअली में मुझे आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला था, बहुत मैं परेशान था। तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं, तो उनको ये चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करवा देंगे ना तो वो आपका हमेशा एहसान मानेंगे, ठीक है। ये मत समझना कि उसको बता देंगे, हमारे दोस्त को बता देंगे तो उसको ज़्यादा आ जाएगा, मुझे कम आ जाएगा, ऐसी सोच कभी मत रखिए। क्योंकि अगर वो और आप दोनों अगर अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो जब डिस्कशन करेंगे ना तो वो भी तुम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएगा जो आपको नहीं पता होंगे। तो उससे जो है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने मटेरियल को शेयर करते रहना चाहिए, और उससे जो भी पॉइंट मिले उनसे डिस्कशन करो, डिबेट करो, जो भी पॉइंट मिले उसको इकट्ठा करते रहो। ताकि कभी कभी ऐसा होता है जो टीचर होता है वो नहीं सोच पाता ऐसे पॉइंट जो एक बच्चा सोच लेता है, एक एस्पिरेंट सोच लेता है। तो मतलब ऐसे पॉइंट उसके पास होते हैं, तो उनको मतलब आप लोग आदान प्रदान करिए, लेकिन जो चीज़ अच्छी हो उसको ले लीजिए, जो नेगेटिविटी हो उसको आप लोग छन्नी की तरह जो है छान के उसको बाहर कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो चाय चाय तो नीचे गिर जाती है, बट जो उसमें का वेस्ट मटेरियल रहता है वो बाहर गिर जाता है। तो इसी प्रकार हमको चीज़ों को ले लेना चाहिए और दूसरों को देना भी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर इसका असर पड़ा हो कुछ, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अगर लगता है कि रियल में चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।